हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में जानेंगे। इसे आप दो तरह से जान सकते हैं। एक उन संवैधानिक पहलुओं का जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, और फिर दूसरे स्तर पर इसकी जो वर्णन हो सकती है वो होती है इसके असर की, यानी कि राज्यपाल का पद राज्य की राजनीति में किस प्रकार से असर डालती है, आप इसका विवेचना कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले वाले भाग यानी कि भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप इसके बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे तभी आप मेंस में लिखने वाले पहलुओं को समझ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस किस को आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ से प्रश्नों को निकाल के पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है, खास करके पीसीएस और ग्रुप सी के एग्जाम। तो इन्हीं चीज़ों को हमने एक साथ करके आज यह वीडियो लाया है, जिसमें राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेदों को हम एक एक करके देख लेंगे। तो एक नज़र पहले आप देख लीजिए। ये जो अनुच्छेद है ऊपर का, ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो राज्यपाल से संबंधित हैं। लगभग 20 हैं। ये 20 अनुच्छेद जो हैं वो राज्यपाल से संबंधित हैं, अर्थात इसमें राज्यपाल कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। आप यही कह रहे श्रीमान इतना पढ़ने से क्या मतलब है, क्या जरूरत नहीं? जरूरत है। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको टहलाया जाएगा प्रश्न के नाम पर, इसीलिए हमने इस वीडियो को लाया है। अब कहिए कि ये इतना बड़ा याद, देखिए याद कुछ भी नहीं रखा जा सकता, और नहीं तो सब रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में सफल होना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो विभिन्न परीक्षाओं में इससे पूछ चुका है और इससे पूछता है। पहला है राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद समेत मुख्यमंत्री एवं राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। किस में आते हैं? राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? राज्यपाल शामिल होगा, मंत्री परिषद शामिल होगा, मुख्यमंत्री शामिल होगा, और राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल शामिल होंगे। अब परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन राज्य की राज्यपालिका में शामिल नहीं है? तो ये 1, 2 और 3 नाम याद रखेंगे, या 3 संस्थाओं को या 3 सिस्टम को याद रखेंगे, और बाकी जो होंगे वो नहीं होंगे। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है राज्यपाल राज्य की कार्यकारी अथवा संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है और राज्य का यानी कि स्टेट का कार्यकारी अथवा संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए यहाँ पे अथवा मैं नहीं लिखना चाहता था, लेकिन दोनों को जोड़ के एक साथ रख दिया। पूछ लेता कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये भी राज्यपाल होता है। वह राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब एज लाइक अभिकर्ता, एजेंट की तरह होता है। वह राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। अमूमन जो होता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता ही होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे वर्तमान में आप सुनते होंगे कि बिहार के जो राज्यपाल थे उन्होंने बंगाल का भी पदभार ग्रहण किए हुए हैं, बिहार के जो राज्यपाल थे वो यूपी के भी पदभार ग्रहण किए हुए हैं। वो ऐसा कर सकते हैं। और ये प्रावधान कब लाया गया? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। ये पूछ लेगा, नहीं जानिएगा दिक्कत हो जाएगा। 1979 यानी कि 1979 के एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय एक केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है। अर्थात राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र का क्या कहते हैं अधीन कोई रोजगार नहीं है, वो एक संवैधानिक कार्यालय है।
PCS के एग्जाम में पूछ सकता है आपको, इसलिए हमने इस चीज़ को रखा है। यह एक संवैधानिक कार्यालय है, यानी कि केंद्र का अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है और यह मॉडल कनाडा से लिया गया। एकदम फैक्ट, 8 टू द पॉइंट आपसे पूछेगा, यही पूछता भी है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और यह मॉडल कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब समझिए कनाडा और अमेरिकी मॉडल में अंतर क्या है। कनाडा में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सीधा करता है, जिसको मन होगा वो भेजेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ चुनना पड़ता है। जब राज्यपाल भी चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री भी चुने जाएंगे, फिर दोनों क्या करेंगे, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, दोनों लाठी पटकन करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। भाई मेरी गलती नहीं तेरी गलती, तेरी गलती नहीं मेरी गलती, जैसे डेमोक्रेसी में होती है। खैर वो अलग सी चीज़ है। ये फैक्ट है जो आपको एकदम याद रहना चाहिए। नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अब हम एक एक अनुच्छेदों को देखते हैं। एक नज़र देखिए इन अनुच्छेदों को, इसमें क्या क्या वर्णित है और इसको फिर हम डिटेल में समझ लेंगे। तो हमने कहाँ से कहाँ तक कहा था, 153 से 234 तक, क्रमबद्ध नहीं है, बीच बीच में छूटा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं 153। 153 क्या कहता है, 153 घोषणा कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा, ये होगा शब्द क्यों है, होगा शब्द का अर्थ हुआ कि राज्य जो है तो वहाँ का राज्यपाल होगा ही होगा। और एक बार जो व्यक्ति राज्यपाल बना है वो अपने पद से हटाए जाने, त्याग पर देने या किसी भी प्रकार की स्थिति में तभी हटेगा जब दूसरा राज्यपाल आके उसका चार्ज ले लेगा, यानी कि उसके पद पर आसीन हो जाएगा, तभी हटेगा। अर्थात राज्य अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्य है तो राज्यपाल होंगे। 153 हमने बताया था कि 1956 में जोड़ा था, एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। 153 यह घोषणा करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 154 जो है वो बताता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अर्थात जो राज्यपाल होंगे उनके पास किस प्रकार की या कैसी या कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो कैसे भोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उसको लागू करेंगे और या कैसे उसको देखेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब राज्यपाल जो है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में ही निहित होगी, अर्थात राज्य की समस्त कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होगी। परंतु राज्यपाल जो कार्य करेंगे वो संविधान के अनुसार अर्थात अपनी मनमर्जी से नहीं करेंगे और स्वयं भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं जो समझिए, वो मंत्री को रख सकते हैं या जब मंत्रिमंडल नहीं है तो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज आपका आ जाता है। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात जब परीक्षा में आपसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 155, 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति भारत में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 156 जो है राज्यपाल का पदावधि। ऐसे तो सामान्य रूप से राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो 5 साल की होती है। ध्यान दीजिए 156 क्या कर रहा है, राज्यपाल की पदावधि यानी कि पद की अवधि। देखिए राज्यपाल की जो पदावधि होती है लगभग 5 साल की होती है, परंतु माना जाता है कि वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को कभी भी लिख के दे सकता है और साथ ही इसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात एक बार राज्यपाल बना देने के बाद
वह एक दावा नहीं कर सकते हैं कि चूंकि 5 साल कार्यकाल होता है समान रूप से तो हम 5 साल रहेंगे। नहीं, आपका जो टर्म है कहता है कि हाँ ठीक है, टर्म एंड कंडीशन में कहता है कि हाँ ठीक है आप 5 साल तक रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम रह सकते हैं, मिनिमम राष्ट्रपति के मन के ऊपर है। हाँ, एक ही राज्य में एक ही व्यक्ति दोबारा से भी राज्यपाल बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 साल होता है। ये आपसे पूछेगा, और सबसे ज्यादा जो पूछता है वो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी बीच यदि राज्यपाल को त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, तो चूंकि उनकी नियुक्ति कौन किया था, राष्ट्रपति किए थे, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति को लिखेंगे कि भाई अमुक कारणों से मैं सेवा करने में असमर्थ हूं, तो त्याग पत्र दे सकते हैं। 157 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन, राज्यपाल किसको बनाया जाएगा उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ज्यादा नहीं आपको ध्यान रखना है, 2 चीज याद रखना है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका। ये राज्यपाल बनने की हमारे यहाँ का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम आप कुछ भी रहिए कोई दिक्कत नहीं। तो 157 में किस चीज का वर्णन है, उसकी अर्हताओं का। 56 में किसकी वर्णन है, पद अवधि का। 55 में किसका वर्णन है, नियुक्ति कौन करेगा। 54 में क्या वर्णन है, कार्यपाल का शक्ति राज्य की किसमें निहित होगी। 53 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इस तरह से 53, 54, 55, 56 और 57, लेकिन 100 लगा दीजिएगा, अर्थात 153, 154, 155 में ये सब चीजें वर्णित हैं, और यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। पूछेंगे जैसे मैंने अभी बताया कि 156 पदावधि है, लिखेगा, उसमें टर्म याद रखिएगा कि सामान्य रूप से उनकी जो कार्यकाल होती है 5 साल होती है, लेकिन बीच में वो कभी भी राष्ट्रपति को लिख के त्यागपत्र दे सकते हैं। हालांकि इनका पूरा जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। बहुत ऐसा होता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो अब राज्यपाल को भी रिकॉल कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है कि भाई आप आइए, अब हम अपने मन मर्जी लोगों को या जिसको होगा हम राज्यपाल बनाएंगे। बहुत बार ऐसा राजनीतिक भूचाल देश में हुआ है। तो ये इसीलिए होता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। बहुत सारे हमारे यहाँ पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, लेकिन राज्यपाल का पद राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। अब देखते हैं इसके आगे के चीजों को। अब देखते हैं इसके आगे के अन्य अनुच्छेदों को। देखिए हम लोग सीधा सीधा एक एक अनुच्छेद देखते चल जा रहे हैं। यही पूछेगा आपसे, जो नॉर्मली जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम में होता है, सीधा आपको पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अर्थात जो व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उसके लिए क्या शर्तें होंगी, उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उनको क्या जो चीजें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा है कि वह लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पर ना हो, लाभ के पद पर। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, लाभ का पद नहीं आता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो राज्यपाल है वो पुनः राज्यपाल बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो किसी विधानमंडल के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, तो राज्यपाल नहीं बनेंगे। और यदि वो बनेंगे तो उन्हें उसी समय से, जिस समय उन्होंने पद को धारण किया है, उस समय से वो माना जाएगा कि संबंधित सदन या विधानमंडल के सदस्य नहीं है। अर्थात कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें पद त्याग देनी होगी, उसके बाद ही राज्यपाल बनेंगे। अर्थात राज्यपाल बनने के बाद वो किसी पद पर फिर नहीं रहेंगे, लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। और 158 में ही विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते इत्यादि सब शामिल है। अर्थात राज्यपाल को क्या वेतन, भत्ते ये सब मिलेंगे, क्या विशेषाधिकार होगा, वो सब 158 में ही वर्णित है। याद रखिए राज्यपाल को बहुत सारा विशेषाधिकार भी होता है, और साथ ही उन्हें सरकारी आवास मिलता है। माना यह जाता है कि राज्य की राजधानी में सबसे आलीशान भव्य इन्हीं का बंगला होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। और वैसे भी अंग्रेजी राज में मतलब ब्रिटिश भारत में राज्यपाल जो होता था वो, या राज्यपाल की जो भवन होती थी, वो अंग्रेजी ठसक का सर्वोत्तम उदाहरण होता था। खैर यहाँ ये 159 159 राज्यपाल का शपथ, यानी कि राज्यपाल जो शपथ लेंगे वो कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे। तो राज्यपाल का जो शपथ होता है, तीसरी अनुसूची
तीसरी अनुसूची में वर्णित जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार लेंगे। भारत के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो सब तीसरी अनुसूची में वर्णित फॉर्मेट में ही शपथ लेते हैं। और साथ ही राज्यपाल जो हैं वो संबंधित राज्य के, यानी कि जो भी राज्य में गए हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ या ज्येष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। मैंने लिख रखा है, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास या हाई कोर्ट के, यानी कि उच्च न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। आपसे पूछेगा कि राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठ, यानी कि जो सबसे बड़ा, सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सामने वो शपथ लेगा। 160 कहता है कि कुछ अकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्य का निर्वहन। कहीं ये क्या है, ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ डिटेल में। 160 कहता है कि कभी कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें राज्यपाल अपने कृत्य को निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो फिर राष्ट्रपति ऐसा फैसला लेगा या ऐसे काम कर सकता है जिससे किसी व्यक्ति से राज्यपाल का कार्य को कराया जा सके। अर्थात जब ऐसी कोई घटना हो गई जिसका वर्णन संविधान में नहीं हो और राज्यपाल अपने कृत्य को करने में असमर्थ हो जाए, तो राष्ट्रपति कौन करेंगे, राष्ट्रपति यह निर्णय कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। 161 यह सबसे ज्यादा आपको पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्षमा आदि को और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखिए, राज्यपाल जो होते हैं राज्य संबंधित कानून में यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो उसके सजा को लघु कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल दो काम कभी नहीं करेंगे। पहला, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करते हैं, पोस्टपोन्ड कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, क्षमा नहीं करेंगे। और साथ ही आर्मी वाले जो कोर्ट मार्शल वाला मामला होता है उसको राज्यपाल की देखने की जरूरत नहीं है और राज्यपाल उसको नहीं देखेंगे, या संविधान में यह वर्णन नहीं है कि राज्यपाल उसको देखेंगे। तो यानी कि क्षमा, फांसी को क्षमा में बदलना और साथ ही कोर्ट मार्शल से संबंधित मामले को राज्यपाल नहीं देखेंगे। ये दो चीज को ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रपति देखते हैं। बाकी सारे कृत्य राज्यपाल कर सकते हैं। 62 राज्य के कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। बोलिए कि श्रीमान ये क्या है, तो देखिए, राज्य के कार्यपाल का प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल के जो कार्यपाल का शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, वो कहां तक कृत्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसमें संविधान में साफ साफ लिखा है कि जहां तक या जिन विषयों तक राज्य के विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति है वहां तक राज्य की कार्यपाल का शक्ति का विस्तार होगा। यही पूछेगा ग्रुप बी के एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे कि राज्य के कार्यपाल का शक्ति का विस्तार कहां तक होता है। तो राज्य की कार्यपाल का शक्ति का विस्तार राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की जहां तक की सीमा है वहां तक होता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जिन विषयों तक और जिन क्षेत्रों तक राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा वहीं तक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार होगा। ये कौन सा अनुच्छेद है, 162। 163 देखिए, 163 बहुत सुंदर है। 163 164 जो है ना जी, वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो 63 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है, या कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो 163, और उसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। 163 जो है साफ साफ उद्घोषणा करता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, आदेश नहीं है, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे। ये 163 कहता है। 164, हालांकि हमने यहाँ पर 164 नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको एक नज़र बता देता हूँ। 164 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, जो भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री से सलाह करके राज्यपाल करेंगे, और जो पूरा मंत्रिपरिषद होता है वो सदन के प्रति जवाबदेह होता है। जहाँ एक सदन है वहाँ विधानमंडल, अमूमन सब जगह विधानमंडल ही है, तो वो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होता है। और यदि मुख्यमंत्री
त्याग पत्र दे देता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं? राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और कौन सा अनुच्छेद में है? 163 में। एक नज़र आप इसको देख करके नोट कर सकते हैं। हमने बोल बोल के भी बता दिया, समझा भी दिया। आप इसको दोबारा पढ़ें, दोबारा समझें और फिर देखें, नोट कर लें। मैं फिर आगे के चीज़ों को लिखता हूं। अब देखिए इसके आगे के अनुच्छेदों को एक नज़र पहले आप देख लें, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। 165, 167, 174, 175, 176 और 200। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले किसका है? 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अब देखिए 165 के लिए यानी कि राज्य महाधिवक्ता के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक नज़र उन अनुच्छेदों को देख रहे हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। तो आपसे जब सवाल पूछे कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 साफ साफ उद्घोषणा करता है कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राजकाज की समस्त जानकारी वह राज्यपाल को प्रदान करे। और जब कभी राज्यपाल ऐसी कोई सूचना या संसूचना मांगे मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वह इसको राज्यपाल को प्रदान करे। और यदि नहीं प्रदान किया तब राज्यपाल को रिपोर्ट कर देंगे राष्ट्रपति को कि भाई यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है या यहाँ पर का तंत्र जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और फिर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। बस समझ रहे हैं? यही खूबी है हमारे बनाए गए लोकतंत्र की। तो पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को जानकारी सौंपे? तो 167। ठीक है। 174 कहता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की शक्ति राज्यपाल इन कृत्यों का निर्वहन संविधान के अनुसार करेगा। बोले कि श्रीमान ये क्या है? तो देखिए 174 कहता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र का बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विधानमंडल को विघटित भी कर सकता है। अर्थात राज्यपाल जब चाहें वो कोई विशेष सत्र बुला सकते हैं, सत्र को समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। जैसे मानसून सत्र चल रहा है, मान के चलिए 20 दिन चलना था, 1.5 महीने चलने थी, लेकिन राज्यपाल को लग रहा है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मंत्रिपरिषद को लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं है, तो राज्यपाल से वो घोषणा करवा सकता है कि देखिए ये जो 2 महीने का ड्यूरेशन था या 15 दिन का ड्यूरेशन था या 17 दिन का ड्यूरेशन था, ये अब हम 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो यानी कि राज्यपाल जो है सत्र का अवसान कर सकते हैं, सत्र को बुला सकते हैं, लेकिन वो सत्र को इस तरह से भी नहीं बुलाएंगे कि उसके 6 महीने का राजअंतराल हो जाए। यानी कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने की दूरी होनी चाहिए, जो संविधान के अनुसार है। चूंकि ये नहीं लिखा था लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, राज्यपाल इन कृत्यों को संविधान के अनुसार करेगा। अर्थात जो संविधान में नियम कानून वर्णित है उसी के अनुसार। जैसे एक सत्र से दूसरे सत्र की जो दूरी है वो 6 महीना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है। सत्र का अवसान कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन हुआ तब सत्र को भगा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो कायदा कानून है उसको पालन करते हुए करेंगे। और विघटन, राज्यपाल कभी भी विधानमंडल को विघटित कर सकते हैं, तो विघटित कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री से बातें हुआ विधानमंडल विघटित कर दी, ऐसा नहीं करेंगे। जो संविधान में वर्णित कायदे कानून है, जो बंध और प्रतिबंध है, उसी के अनुसार वो करेंगे। 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 175 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह सदन में अभिभाषण देंगे और उसको संदेश भेज सकते हैं। यानी कि किसी खास विषय पर, किसी खास बिंदु पर, या लोग क्या कहते हैं, लोक भावना या लोक जरूरत के हिसाब से राज्यपाल को लगता है कि किसी चीज़ पर वो संदेश भेजना है उन्हें, या किसी विधेयक पर विधानमंडल को संदेश भेजना है, या उनकी उपस्थिति जरूरी है विधानमंडल में जा करके विशिष्ट परिस्थितियों में, तो विशिष्ट परिस्थितियों के लिए 175वां
जो अनुच्छेद है उसका राज्यपाल उपयोग करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 175 176 में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए 176 कहता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये नियम 176 बताता है कि जब भी नया सत्र प्रारंभ होगा किसी भी चुनाव के पश्चात, मान के चलिए किसी भी राज्य में 10वां विधानमंडल का चुनाव हुआ, 11वां हुआ, 15वां हुआ, तो उसके बाद जो पहला सत्र प्रारंभ होगा उसमें राज्यपाल अभिभाषण देंगे और साथ ही प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल अभिभाषण देंगे। ये नियम है, एक कायदा कानून है। कौन सा? 176 के अनुसार प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में के आरंभ में राज्यपाल अभिभाषण अपना देंगे। लेकिन 175 कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भी राज्यपाल अभिभाषण दे सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब आइए सीधा 200 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति। यही आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर राष्ट्रपति बार निकल जा रही है, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधेयक पर अनुमति प्रदान करेंगे? तो 200। ये सबसे ज्यादा पूछता है, इसको नोट कर लेंगे। नोट तो सब कर लीजिएगा, 200 के ध्यान रखिएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वो अनुमति दे ही देंगे? नहीं। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पास होके राज्यपाल के पास जाएगा तो उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला, वो अनुमति देंगे, दूसरा वो अनुमति नहीं देंगे, तीसरा वो राष्ट्रपति के पास भी भेज दे सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के पास था कि अनुमति देंगे या अनुमति नहीं देंगे। इनके पास ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति को सुपुर्द कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के मामला में ऐसा नहीं होता है और साथ ही उन विधेयकों के मामले में ऐसा नहीं होता है जिसे यही आग्रह करते हैं विधानमंडल के पास करने के लिए। अर्थात राज्यपाल के द्वारा पुरस्थापित यानी कि राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित विधेयक जो आता है उस पर वो अनुमति प्राय नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आता है, खास करके धन विधेयक को। समझ में आ रही है? 200 कहता है कि राज्यपाल के पास 3 प्रकार के कानून हैं जब कोई विधेयक विधानमंडल से पास होके जाता है तो अनुमति देंगे, अनुमति नहीं दे सकते हैं, या क्या कहते हैं आपका राज्यपाल को पास भेज देंगे। लेकिन अनुमति नहीं देंगे का मतलब खत्म कर देंगे? नहीं, ये अधिकार उनके पास नहीं है। अनुमति नहीं देंगे का मतलब कि वो बोलेंगे कि इसमें कुछ त्रुटि है और वो फिर विधानमंडल के पास भेज देंगे। विधानमंडल पुनः उसको उसी अवस्था में पास करके भेजता है तो उनके पास फिर अनुमति देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अनुमति नहीं देंगे। याद रखिए, नहीं देंगे का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्टली नहीं देंगे, नहीं, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो बोलेंगे कि हाँ हम अनुमति दे रहे हैं। जब अनुमति नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, कारण बता के विधानमंडल को भेजेंगे और विधानमंडल पुनः उसको पास कर दिया, उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास एक और हथियार है, वो क्या है? राष्ट्रपति के पास भेज देने की। राष्ट्रपति के पास जब चला जाएगा तब क्या होगा? राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर अनुमति दे भी सकते हैं, अनुमति नहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति डायरेक्ट विधानमंडल को भेज देंगे और जब विधानमंडल पुनः उसको पास कर देगा तो राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देंगे, फिर बीच में राज्यपाल नहीं आएंगे। इसी से सिद्ध होता है कि राज्यपाल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के एक अभिकर्ता हैं राज्य में। यहाँ पर जब मेंस लिखेंगे तो आपको ये चीज़ समझाना पड़ेगा और इंटरव्यू में कभी कभी ये चीज़ आपसे पूछ लेगा। खैर वो बहुत आगे की चीज़ है। तो ये 200, तो ये 65 से लेकर 200 हमने बताया। 65 में राज्यपाल क्या करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना राजकाज की सूचना राज्यपाल को दे। 74 कहता है कि सत्रावसान और विघटन राज्यपाल करेंगे संविधान के अनुसार। 175 कहता है विशेष या सदन में अभिभाषण या संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण कब होगा? प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति, वह देगा, रोकेगा या राष्ट्रपति को दे देगा। मैंने 3 चीज बताया था, देगा, नहीं देगा यानी रोकेगा और राष्ट्रपति को भेजेगा। नहीं रोकेगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एकदम रोक देंगे, नहीं, उनको कौज बता के विधानमंडल को फिर बताना पड़ेगा, फिर विधानमंडल पुनः उसे पास कर देगी तो फिर अनुमति इनको देना पड़ेगा, फिर बाध्यता है इनकी दे देने की। तो ये था 200 तक। अब आगे के कुछ एक चीजों को देख लेते हैं।
अब देखिए इसके आगे के जो कुछ बच गए हैं उसको देखिए। यहाँ पे हमने 217 लिख रखा था, 217 नहीं 219 होगा। 217 तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे संबंधित होता है, सुधार कर लेंगे। 201 कहता है विचार हेतु आरक्षित विधेयक। हमने अभी बताया कि 200 में क्या कहता है कि राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या विचार के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति यह कहेंगे कि वह घोषित करेंगे कि अनुमति देता है या नहीं देता है। कौन सा अनुच्छेद? 201। हालांकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा झमेला है। राष्ट्रपति को लगता है कि अनुमति दे देनी चाहिए तो दे देंगे, नहीं देनी चाहिए तो नहीं भी दे सकते हैं, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी यदि विधानमंडल आग्रह करेगा तो फिर राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि देखिए विधानमंडल आग्रह कर रही है, हम इस पर अनुमति प्रदान करते हैं। या इसके मामले में मतलब दोबारा यदि विधानमंडल अनुमति मांगता है या दोबारा पास करके भेजता है तो राष्ट्रपति पर यह दबाव नहीं है कि वो अनुमति दे ही देंगे, नहीं भी दे सकते, उनकी इच्छा के ऊपर है। यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पुनः पास किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं होती है। हालांकि प्राय ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन वो बाध्यता नहीं है, सो बता दिया है। 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति। ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछेगा कि राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 213 में। याद रखिएगा, बोले कि रसीद मानी प्रथम बैठक से 6 सप्ताह क्या लिखे हैं? 6 सप्ताह याद रखिएगा दोनों चीज। राज्यपाल को यह विधायी शक्ति प्राप्त है कि जब विधानमंडल नहीं चल रही है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चल रही है तब भी जारी कर सकते हैं, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमोदन करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि बीच में क्या हो रहा था कि हर एक राज्य अपनी जो विधायी प्रक्रिया होती थी उसको अनुपालन न कर करके और राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवा दे रहा था। बिहार जैसे देश में तो राज्यपाल के द्वारा इतने अध्यादेश जारी करवाए गए कि उतना विधानमंडल कानून भी नहीं बना पा रहा था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत टीका टिप्पणी की, तो थोड़ा सा मामला दबा कि भाई देखिए कानून बनाने की जो संस्था है हमारे यहाँ विधानमंडल है, अध्यादेश नहीं। तो अध्यादेश जो है विपत्ति काल में है या ऐसे काल में जब लगे कि अध्यादेश जारी करना बहुत जरूरी है, ये अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है। तब जब सामान्य स्थिति नहीं हो, अब आप हमेशा असामान्य स्थिति बना दीजिएगा तो दिक्कत है। तो बाद में सब रोका गया। लेकिन खैर कथा कहानी है, कथा कहानियों की न जाते हुए आते हैं सीधे 213 राज्यपाल को विधायी शक्ति है, अर्थात राज्यपाल विधायी शक्ति का प्रयोग करके वो क्या कहते हैं, दिमाग से उतर गया था, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश की यानी कि राज्यपाल के द्वारा जारी की गई अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की होती है, कहीं कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब अध्यादेश जारी हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है। परंतु यदि विधानमंडल का बैठक होता है तो प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उसको अनुमोदन करना होगा, और यदि वो 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं होता है तो फिर उसकी प्रभाव शून्य हो जाएगी। बात क्लियर है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विधानमंडल की बैठक बैठेगी, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछेगा कि राज्यपाल द्वारा जारी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अनुमोदन प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो 6 सप्ताह से। लेकिन प्रथम बैठक से बैठक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तब तक रहेगा, उसी लाठी से सरकार आपको पीटेगा। 219 एचसी का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले राज्यपाल के सामने शपथ लेगा। देखिए 219 कहता है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसे झारखंड उच्च न्यायालय का, बिहार उच्च न्यायालय का, क्या कह सकते हैं मुंबई उच्च न्यायालय का, जो भी न्यायाधीश बनेगा वो वहाँ के राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण लेगा। अब आपसे पूछेगा कि राज्यों के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं किसके सामने शपथ लेते हैं? तो वो राज्यपाल के सामने वहाँ के लिए शपथ को ले। 233 जिला न्यायालय
के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या जिला न्यायाधीश जो होते हैं, सत्र न्यायाधीश जिन्हें हम लोग कहते हैं, 233 कहता है कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उनके पदोन्नति भी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट से पूछ के करेगा। हाई कोर्ट से सलाह के बाद, पूछ के नहीं, सलाह के बाद। और अमूमन उसके सलाह को ये लोग अवॉइड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाध्यता नहीं है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर उनका पदस्थापना या पदोन्नति करेगा। किनका? जिला न्यायाधीशों का। लेकिन जो जिला न्यायाधीश के नीचे जो न्यायिक सेवा के लोग होते हैं, उनके लिए भी 234 में प्रावधान किया गया है कि उनके नीचे, यानी कि जिला सत्र न्यायालय के जो जिला सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, उनसे नीचे के जो अन्य मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो उनकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल कानून बनाएगा, और राज्यपाल जो कानून बनाएगा वो उच्च न्यायालय से पूछ के बनाएगा, और इस तरह की जो भी वैकेंसी होगी वो संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग लेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर से बता देता हूँ। 234 कहता है कि जितने भी क्या कह सकते हैं, जुडिशियरी सिस्टम के छोटे छोटे पद जो होते हैं न्यायाधीश वाले, न्यायिक सेवा में, याद रखिए कौन सा सेवा? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी कि राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के लिए कहाँ? 233। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की भर्ती होती है तो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगी, और राज्यपाल जो नियम बनाएगा वो हाईकोर्ट से परामर्श करेगा, और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वो परीक्षा चलेगी, और राज्य लोक सेवा आयोग भी उस पर सलाह दे सकता है कि श्रीमान इसमें ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, और राज्यपाल उसको ऐसा करेगा। लेकिन राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार है कि वह किन नियमों, किन शर्तों, किन तरीकों के अधीन राज्य के न्यायिक सेवा के लोगों को भर्ती करेगा। बात समझ में नहीं? तो ये था हमारा आज का राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। देखिए, मैं आपको दोबारा पुनः बता दूं कि यह हमने सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में बताया है, बाकी चीज़ नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित होती हैं, उतना के लिए अलग अलग वीडियो होती है, और हमने अलग अलग भी बना रखा है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उसके बारे में आपको एक नोटबुक की तरह ये पूरी वीडियो हमने बनाई है, जिसे आप घर बैठे नोट्स कर सकते हैं या खाली समय में देख सकते हैं। भरा हुआ समय अर्थात जब भी आपके पास समय है, खुद से किताबों को पढ़िए, खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।